मेरा नाम संजना है। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। मैं अपनी ससुराल में अपने पति के साथ अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास ससुर और एक छोटा देवर था और एक नंद भी थी। उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे पति की नौकरी दूसरे शहर में लगी हुई थी। मेरा पति एक पुलिस ऑफिसर था। उनकी पोस्टिंग दूसरे शहरों में होती रहती थी। अभी मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मेरे पति की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई। मेरे पति वहां पर अकेले ही जाना चाहते थे, मगर हम लोगों ने सोचा कि मैं भी अपने पति के साथ चली जाती हूँ और इस तरह मैं अपने पति के साथ रह सकूंगी। मेरे सास ससुर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने हमें जाने की परमिशन दे दी थी। हम लोग अपना सामान लेकर दूसरे शहर में आ गए थे और मेरे पति को एक फ्लैट भी मिला था जिसमें हम दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। घर में मेरे सास ससुर और देवर अकेले रह गए थे। मेरा देवर भी जवान ही था। मेरी सास अब उसकी शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी थी। उन्हें जो भी लड़की पसंद आती थी वो उसकी फ़ोटो मुझे सेंड कर दिया करती थी, लेकिन अभी तक दोनों जगह से बात पक्की नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं कोई कमी निकल ही आई थी, तो इस वजह से रिश्ता ख़त्म हो जाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरी सास को एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी। लड़की की फैमिली ने भी मेरे देवर को पसंद कर लिया था। इस तरह से उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और उन दोनों की शादी 1 हफ्ते के बाद होने वाली थी। मेरी सास ने जब मुझे लड़की का फ़ोटो सेंड किया तो वो मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि लड़की कम उम्र की थी और खूबसूरत थी। मेरे देवर के साथ उसकी जोड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन जब मेरी सास ने ये बताया कि वो अपने बेटे की शादी अगले हफ्ते कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को भी अभी से ही उनके घर आ जाना चाहिए। ये बात सुनकर मैं चौंक गई थी। आखिर वो इतनी जल्दबाजी में अपने बेटे की शादी क्यों कर रही थी? मैंने जब अपनी सास से ये सवाल किया तो वो कहने लगी कि लड़की के कई सारे रिश्ते हैं और वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बना लूँ। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और इस लड़की का रिश्ता कहीं और लग जाए। मैंने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? जब एक बार रिश्ता तय हो जाएगा तो फिर लड़की के घर वाले उसकी शादी प्रकाश से ही करेंगे, कहीं और क्यों करेंगे? प्रकाश मेरे देवर का नाम था। मैंने जब अपने पति को ये बात बताई कि अगले हफ्ते उनके छोटे भाई की शादी है और हमें घर जाने के लिए पैकिंग करनी होगी, तो वो भी चौंक गए थे। मेरी सास ने उनको भी यही बताया था कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी कर देना चाहती थी। जल्दबाजी में हमने उसकी शादी की सारी तैयारियां की थी। 2 दिन बाद ही हम लोग वहां पर चले गए थे और शादी की सारी तैयारियां हम सब ने एक साथ मिलकर की थी। इस तरह 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे देवर की शादी हो गई थी। शादी खूब धूमधाम से हुई थी और हमने शादी में खूब एंजॉय किया था। लड़की के घर वालों को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था कि उनकी बेटी की शादी इतनी जल्दी हो रही है। मेरी ससुराल के मामलात बहुत अच्छे थे। सब खाते पीते लोग थे और घर में हर फैसिलिटी मौजूद थी। घर भी बहुत बड़ा था। लड़की के घर वाले जबकि गरीब थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का भला सोचते हुए उसकी शादी यहाँ पर कर दी थी। जबकि मेरी सास ने लड़की की खूबसूरती देखकर उसे अपने घर की बहू बनाया था। अब मेरी सास गर्व से सीना चौड़ा करके सबसे कहती थी कि उनकी दोनों ही बहुएं बहुत खूबसूरत हैं। मेरी देवरानी बिहेवियर की बहुत अच्छी थी। मैं उसके साथ सिर्फ 1 हफ्ता ही रही थी, क्योंकि शादी होने के 1 हफ्ता बाद हम अपने घर वापस आ गए थे। उसके बाद मैं नहीं जानती थी कि मेरी देवरानी का बिहेवियर मेरे सास ससुर के साथ कैसा था और कैसा नहीं। मैं जब भी अपनी सास से बातचीत करती थी तो वो मेरी देवरानी की तारीफ ही किया करती थी। कहती थी कि बहू तो बहुत अच्छी है, घर के सारे कामकाज खुद ही करती है, मुझे तो कोई काम भी नहीं करने देती। और मेरी सास कहती थी कि हमारे मोहल्ले की सारी औरतें मेरी दोनों बहुओं की तारीफ करती हैं, कहती हैं कि तुम बहुओं को बड़ी छांट कर लेकर आई हो। ये बात कहकर मेरी सास बहुत खुश होती थी। मैं भी बेफिक्र थी कि चलो अच्छा है, देवरानी सास के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो गई है। मैं तो अपनी सास के साथ सिर्फ 1 महीना ही रही थी, जबकि मेरी देवरानी को मेरी सास के साथ रहते हुए 3 महीने गुजर गए थे और मेरी ससुराल में उसकी कोई भी गलत हरकत नहीं देखी गई थी। वो अपने पति के साथ भी बहुत खुश थी और एक बार हमारे घर पर भी आई थी। मैंने उन लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत किया था और उनके लिए अच्छा सा खाना भी बनाया था। मुझे भी अपनी देवरानी के अंदर कोई कमी नहीं लगी थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरी देवरानी बहुत खुश थी और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर रही थी। मेरा देवर भी अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था।
उनकी शादी को 4 महीने हो गए थे, जबकि हमारी शादी को 8 महीने हो चुके थे और हम दोनों के पास ही अभी तक कोई औलाद नहीं थी। एक दिन मेरी ससुराल से फ़ोन आया था कि मेरे देवर को टाइफाइड बुखार हो गया और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पति जब ड्यूटी से घर वापस आए तो मैंने उनको ये बात बताई थी। हम दोनों पति पत्नी उस समय घर ही जाने के लिए निकल गए थे। वहां जाकर देखा तो सच में मेरे देवर की कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। मेरे पति और मेरे ससुर उसे अस्पताल ले गए थे, जबकि मेरी देवरानी की बहुत बुरी हालत थी। वो रो रो कर बेहाल हो रही थी, अपने पति को बहुत याद कर रही थी। मैं और मेरी सास उसे बार बार तसल्ली दे रहे थे कि प्रकाश को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे बुखार तो आते जाते रहते हैं, तुम परेशान मत हो। हमारे समझाने पर मेरी देवरानी खामोश हो जाया करती थी। मेरे देवर को अस्पताल में एडमिट हुए 24 घंटे हो गए थे। मेरे पति ने फ़ोन करके बताया था कि उसकी तबीयत ठीक है। इस बात से हमें तसल्ली हो गई थी और मेरी देवरानी ने भी खाना खा लिया था, क्योंकि जब से उसका पति अस्पताल गया था उसने एक निवाला तक नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी थी। आखिर वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोगों ने भी चैन की सांस ली थी जब हमें पता चला था कि प्रकाश की तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया है। मेरे ससुर और मेरा पति अस्पताल में ही रुके हुए थे। मेरी देवरानी को हम लोगों ने खाना खिलाकर तसल्ली से उसे उसके कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। इधर मैं भी अपने सास के कमरे में उनके पास सोने के लिए आ गई थी। हम लोगों ने घर के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। हम तीनों औरतें ही थीं। हम सब लोग सुकून की नींद सो गए थे, जब अचानक सुबह सवेरे 5 बजे मेरे पति की कॉल आने से मेरा मोबाइल बजने लगा और अचानक मेरी नींद खुल गई। तो मैंने जैसे ही घबराकर अपनी आंख खोली और मोबाइल देखा तो मेरे पति की कॉल थी। मैंने अपने पति की कॉल रिसीव की तो उन्होंने मुझे जो खबर सुनाई उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे, और मैं जो कि पहले से नींद में थी, अब मेरी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। मेरा देवर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। ये बात हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं थी। इस खबर ने हमें हिलाकर रख दिया था। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मेरे पति ने कहा था कि घर का दरवाज़ा खोलो, हम लोग 1 घंटे में प्रकाश की डेड बॉडी को लेकर आ रहे हैं। मैंने अपनी सास को जगाया और उनको ये खबर सुनाई तो वो भी फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपनी नंद को भी कॉल करके बता दिया था कि उसके भाई की मौत हो चुकी है, तो उसने भी आधे घंटे में आने के लिए कहा था। जबकि मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से अपनी देवरानी को ये खबर सुनाऊं कि वो विधवा हो चुकी है, उसका पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। वो बेचारी तो पहले ही अपने पति के लिए बहुत परेशान थी। मेरे देवर का बुखार उतर ही नहीं रहा था। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि वो बच ही नहीं सका। भगवान ने उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी हुई थी, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुका था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी देवरानी के कमरे में गई थी। मेरी देवरानी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने जैसे ही उसको जगाया तो वो घबराकर उठ गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे किस मुंह से ये खबर सुनाऊं कि वो अपने पति को खो चुकी है, मगर फिर मैंने हिम्मत बांध ली थी और उसे तसल्ली देते हुए बहुत प्यार से और आराम से ये खबर सुना दी थी। मेरी देवरानी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी थी। अभी ठीक तरह से सुबह का सूरज नहीं निकला था, इसलिए उसकी आवाज़ घर में गूंज रही थी। आसपास के लोग भी हमारे घर में जमा होने लगे थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि मेरा देवर इस दुनिया से जा चुका है और कुछ ही देर में उसकी डेड बॉडी घर में आने वाली है। घर में रोना धोना शुरू हो गया। एक अजीब सा हंगामा हो गया था। चारों तरफ से रोने का शोर सुनाई दे सकता था। मेरी नंद भी रोते हुए घर पहुंच गई थी और फिर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें मेरे ससुर और मेरे पति प्रकाश की डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे। जब उसकी डेड बॉडी को घर में रखा गया तो मेरी देवरानी बिलख बिलख कर रो रही थी। अभी उस बेचारी की शादी को हुआ ही कितना समय था, वो बेचारी विधवा हो चुकी थी। यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा हट्टा कट्टा जवान देवर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। मेरी देवरानी की कंडीशन बहुत सीरियस थी। रोते रोते उसको भी बुखार आ गया था और वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उसे आराम बताया था। प्रकाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। घर में एक हैवानियत छाई हुई थी। सब लोग गम में बैठे हुए थे। इसी तरह 3 दिन गुजर गए थे। मेरी देवरानी दिन रात सिर्फ रोती रहती थी और खामोश सी रहती थी। किसी से कोई बातचीत भी नहीं करती थी। मुझे तो उसको देख देख कर उस पर तरस आता था, मगर अजीब बात ये थी कि मेरी देवरानी के साथ इतना सब कुछ हो चुका था,
उसके मायके में से कोई भी अपने दामाद की मौत पर नहीं आया था। अभी मेरे देवरानी अपने होश आवाज से बाहर नहीं आई थी, इसलिए हम में से कोई भी उसे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि हम लोग ये वजह नहीं जान पा रहे थे कि आखिर उसके मायके वाले अपने दामाद की मौत पर क्यों नहीं आए। और तो और मेरी सास ने हमें बताया था कि जिस दिन से उसकी शादी हुई है वो अपने मायके नहीं जाती है। कभी कभी प्रकाश उससे कहता भी था कि तुम्हारे मायके चलते हैं, तो वो हमेशा मना कर दिया करती थी। अब वो ऐसा क्यों करती थी ये बात तो वही बता सकती थी। हमें अभी ये बात जानने के लिए उसके ठीक होने का इंतजार करना था। अभी वो अपने पति के सदमे से बाहर नहीं आई थी। अभी मेरे देवर को मरे हुए ही कितने दिन थे, सिर्फ 5 दिन। कई दिन मेरी देवरानी की हालत संभलने में गुजर गए थे। आखिरकार उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसका पति इस दुनिया से जा चुका है। अब वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आने लगी थी, मगर वो बहुत खामोश सी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे पति ने बताया था कि अब उनकी पोस्टिंग मुंबई में हो गई है। मुंबई हमारे घर से बहुत दूर था, जबकि हम जिस शहर में रह रहे थे वो शहर मेरे ससुराल के घर से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर था। इसलिए हम लोग आराम से आना जाना कर लिया करते थे, लेकिन मुंबई तो बहुत दूर था। मेरे पति ने मुझसे घर चलने के लिए कहा था। मेरे सास ससुर को जब ये बात पता चली कि हम लोग जाने वाले हैं तो उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। मेरी सास कहने लगी कि बहू, तुम जानती हो कि शिवानी की हालत कैसी हो रही है। ऐसे हाल में मैं अकेली उसे संभाल नहीं सकती। तुम्हारा पति मुंबई जाना चाहता है तो वो चला जाए, तुम यहाँ पर हमारे साथ रुक जाओ। इस तरह मुझे भी हिम्मत मिलती रहेगी और शिवानी की हालत में भी कुछ सुधार आएगा। मेरे पति ने भी कह दिया था कि तुम अगर यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे वैसे भी मुंबई जाना है, यहाँ आसपास के शहर की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुंबई कुछ ज़्यादा ही दूर हो जाएगा। इस तरह तुम अपने मायके और ससुराल दोनों से ही दूर हो जाओगी। मेरा मायका और ससुराल दोनों ही इस शहर के थे। मैं जब अपनी ससुराल आई थी तो अपने मायके भी हो आती थी। मुझे भी अपने पति और सास की कही हुई बात ठीक लग रही थी, क्योंकि अगर मैं अपने पति के साथ मुंबई चली गई तो मेरा पति सारा दिन ड्यूटी पर रहा करेगा और मैं अकेली मुंबई के फ्लैट में रहूंगी। मेरे पति ने कहा था कि मुंबई का माहौल बहुत खराब है, मैं वहां पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं पर रुक जाओ। मैंने सोच विचार करके अपने पति से कह दिया था कि मैं यहीं रुक जाती हूँ और आप जा सकते हो। इस तरह मेरे पति अगले दिन घर पर चले गए थे और हमारा जितना भी सामान था उन्होंने यहाँ मेरे ससुराल में लाकर मुझे दे दिया था। अब मैं परमानेंट अपनी ससुराल में ही शिफ्ट हो गई थी और मेरे पति भी मुंबई जा चुके थे। मैं अपनी देवरानी को समझाने की बहुत कोशिश करती थी कि तुम जिंदगी की तरफ वापस लौट आओ। आखिर तुम कब तक अपनी ऐसी हालत बनाती रहोगी? तुम्हारा पति इस दुनिया से जा चुका है, अब तुम सारी जिंदगी उसके गम में तो नहीं गुजार सकती ना, इसलिए अब खुश रहना सीखो और अपना ख्याल रखो। देखो, मैं भी यहाँ तुम्हारे लिए ही रुकी हूँ ताकि तुम्हें यहाँ अकेलापन महसूस न हो सके। तुम्हारे भैया भी मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी देवरानी मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी और कहने लगी, क्या करूं भाभी, मेरे दिल से प्रकाश का ख्याल जाता ही नहीं है। मैं अपनी देवरानी की कंडीशन समझ सकती थी, वो बेचारी बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे जब एक दिन मुझे मेरे मायके से कॉल आई। मेरे बड़े भैया की बेटी हुई थी और भाभी का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे भैया ने कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने जब अपनी सास ससुर से परमिशन ली तो उन्होंने मुझे जाने की परमिशन दे दी थी। इस तरह मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ गई थी, लेकिन मैं हर रोज कॉल करके अपनी सास और देवरानी से बात किया करती थी। मुझे अपने मायके में रहते हुए 15 दिन गुजर गए थे, जबकि मेरे देवर की मौत को 2 महीने होने वाले थे। एक दिन अचानक मेरी सास ने मुझे फ़ोन करके एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी सास कहने लगी कि बहू, मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ। शिवानी शादी करने को कह रही है। अपनी सास की ये बात सुनकर मेरे होश इसलिए उड़े थे क्योंकि मेरी देवरानी तो अभी तक मेरे देवर को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकी थी, तो फिर वो अपने मुंह से खुद शादी की बात कैसे कह सकती थी। मेरी सास ने मुझे घर आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अब इस मामले को तुम ही सुलझाओ, घर जाकर शिवानी से बात करो कि आखिर वो दूसरी शादी क्यों करना चाहती है। मैंने अपने भैया से कहा था कि भैया, मुझे अपनी ससुराल जाना है, तो मेरे भैया ने मुझे ससुराल आने की परमिशन दे दी थी। मैं जैसे ही अपनी ससुराल आई तो मेरी सास ने मुझे बताया था कि जिस दिन से तुम यहाँ से गई हो शिवानी डरी डरी सी रहती है
और कल सुबह से तो बस लगातार मुझसे यही कह रही है कि उसे दूसरी शादी करनी है। मेरी सास कहने लगी, भला बताओ, अगर हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे तो ज़माना क्या कहेगा। मैं तो चाहती हूँ कि ये अपने मायके चली जाए और वहाँ से इसके घर वाले अगर इसकी कहीं शादी करना चाहें तो ये शादी कर सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग इसकी शादी खुद कैसे कर सकते हैं। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने शिवानी से उसके मायके जाने के लिए नहीं कहा। तो मेरी सास कहने लगी कि मैंने उससे कहा था कि हम तुम्हारे माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। तो वो कहने लगी कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी शादी कर दो, जहां आप लोग मेरी शादी करोगे मैं खुशी खुशी कर लूंगी, मगर मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है और यहाँ से निकलना है। न जाने उसे किस बात की जल्दबाजी हो रही है और वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है। मैं अपनी देवरानी के कमरे में आई थी उससे बात करने के लिए। मैंने अपनी देवरानी से कहा, ये तुमने अपनी कैसी हालत बनाई हुई है और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी करनी है। क्या तुम अपने होश में तो हो? अभी तुम्हारे पति की मौत को 2 महीने हुए हैं और तुम चाहती हो कि हम लोग तुम्हारी शादी कर दें। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर मम्मी पापा इतनी जल्दी तुम्हारी शादी कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बहू को घर में भी नहीं रखा गया, बेटे के मरते ही बहू की शादी करके उसे घर से निकाल दिया। मेरी देवरानी कहने लगी, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं बस इस घर से निकल जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, यहाँ पर मेरे पति की यादें मुझे मार रही हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम शादी करना चाहती हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन मम्मी पापा तुम्हारे माता पिता की मर्जी के बिना तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। तुम एक बार अपनी फैमिली से इस बारे में बात तो करो। अपने मायके की बात सुनकर मेरी देवरानी को बहुत गुस्सा आया था और उसने कहा था कि मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती। मैंने उससे कहा कि क्यों नहीं जाना चाहती, और तुम्हारे मायके वाले प्रकाश की मौत पर भी नहीं आए थे, आखिर ऐसी क्या बात है तुम लोगों के बीच। फिर मेरी देवरानी ने मुझे अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले किसी लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उसके घर वालों को इस बारे में पता चल गया तो उन्होंने उस लड़के से उसे अलग कर दिया और उसकी शादी जबरदस्ती प्रकाश के साथ कर दी। मेरी देवरानी को ये नहीं पता था कि प्रकाश उसे इतना प्यार देगा कि जिस लड़की से वो प्यार करती थी उसका ख्याल तक उसके दिल से निकल जाएगा। लेकिन उसके घर वालों ने जब उसे विदा किया था तो ये कह दिया था कि तुम्हें हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है, हमने तुमसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए हैं। तुम हमारे ख़ानदान की एक ऐसी लड़की हो जिसने मोहब्बत करके जुर्म किया है। शिवानी मुझे बताने लगी कि मेरे घर वालों को मोहब्बत जुर्म लगती है, जबकि मैंने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी की। फिर भी उन लोगों ने शादी के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा और मुझसे कह दिया था कि पलटकर कभी भी हमारे घर वापस नहीं आना। और मेरी सास से भी कह दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी कर लो, वरना हमारी बेटी का रिश्ता कहीं और तय हो जाएगा। यही वजह है कि मेरी शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर दी गई थी, लेकिन मैं फिर भी प्रकाश के साथ बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। मैंने अपनी देवरानी से कहा, तो क्या तुम अब दोबारा उस लड़के से शादी करना चाहती हो जिससे तुम पहले प्यार करती थी? मेरी देवरानी कहने लगी, नहीं नहीं, आप लोग मेरी शादी जहाँ करना चाहते हैं मैं वहाँ पर कर लूँगी, मगर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। अपनी देवरानी की सारी बात मैंने अपनी सास को बता दी थी और मैंने उनसे कहा था कि हमें शिवानी की बात मान लेनी चाहिए और उसकी शादी कर देनी चाहिए। इस तरह मेरी सास ने मोहल्ले का ही एक रिश्ता देखकर शिवानी की शादी कर दी थी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। इस बारे में हमने शिवानी को बता दिया था, लेकिन शिवानी को कोई एतराज़ नहीं था। शिवानी तो न जाने अपनी किस्मत को किसके सहारे लिए बैठी थी, बस वो किसी तरह शादी ही करना चाहती थी। शिवानी की शादी को 15 दिन गुजर गए थे जब वो रोते हुए हमारे घर पर आई थी। मैं और मेरी सास उसे देखकर परेशान हो गए थे। वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा था कि उसके पति ने उसे मारा है। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे और वो इन पेपर्स को देखकर बार बार रो रही थी। मैंने उसके हाथ से वो पेपर्स लिए और पढ़े तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दी थी और ये पेपर थमाकर उसे घर से निकाल दिया था। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मेरी सास भी इस बात पर बुरी तरह से रो रही थी। मैंने इस बारे में कॉल करके अपने पति को बताया तो मेरे पति ने कहा कि तुम अभी और इसी समय शिवानी की ससुराल जाओ और उसके पति से पूछो कि तुमने उसे डिवोर्स क्यों दी है। शिवानी तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी।
मैंने अपने ससुर से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, हम शिवानी के ससुराल में जाकर बात करते हैं। तो मेरे ससुर वहां पर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। कहने लगे कि मैं नहीं जा सकता, मुझे कुछ काम है। ये कहकर मेरे ससुर नजरें चुराते हुए घर से बाहर निकल गए थे। अपने ससुर की ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। घर में मेरी सास शिवानी को संभाल रही थी, मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं शिवानी की ससुराल अकेले ही चली गई थी। मैं जैसे ही उसके घर गई और मैंने उसके पति से कहा कि तुमने शिवानी को डिवोर्स क्यों दी है, तो वो कहने लगा कि आप बताओ, मेरी शादी को कितने दिन हुए हैं? अभी सिर्फ कुछ ही दिन तो हुए हैं और मुझे पता चला कि शिवानी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा मेरा नहीं है, बल्कि वो किसी और का पाप मेरे पास लेकर आई थी। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने उसे डिवोर्स दे दी। वो पिछले 1 महीने से प्रेग्नेंट है। मैंने उसके पति से कहा कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, ये बात सरासर गलत है। शिवानी ऐसी नहीं है, वो तो सारा दिन घर में रहती है, किसी से मिलती जुलती भी नहीं है, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और तो और उसके पति को मरे हुए भी 3 महीने हो गए। तो उसका पति कहने लगा कि मैं भी आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे शादी के समय बता देते कि ये प्रेग्नेंट है तो मैं कभी इससे शादी नहीं करता, क्योंकि मुझे भी अकेली औरत की ज़रूरत थी। मेरे पास तो खुद पहले से ही 2 बच्चे हैं, तभी तो मैंने शिवानी से शादी की थी। इस आदमी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं बड़ी शर्मिंदा होकर अपने घर वापस आई थी। मैंने जब ये बात अपनी सास को बताई तो वो भी सोच में पड़ गई थी और अब उन्होंने मेरी देवरानी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था कि आखिर ये बच्चा किसका है और इसने न जाने किसके साथ अपना मुंह काला कराया है। मेरी देवरानी खामोशी से खड़ी हुई ये सब कुछ सुन रही थी। वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह रही थी, बस जब से आई थी रोए चली जा रही थी। इधर शिवानी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, उधर मेरी सास मेरी देवरानी को बुरा भला कह रही थी और उसे घर से निकाल देना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी सास को समझाया हुआ था। मैंने शिवानी से कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा लेती हूँ। अगर तुमने इस बच्चे को पैदा कर दिया तो हम लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। मेरी देवरानी खामोशी से मेरे साथ चली गई थी और इस तरह उसका अबॉर्शन हो गया था और ये बात छुपी की छुपी रह गई थी। अभी भी मेरी देवरानी किसी से बात नहीं करती थी, बस सहमी सी हमेशा अपने कमरे में रहती थी। इस बात को गुजरे हुए 2 महीने हो गए थे। मेरा कमरा अलग था। मैं जिस कमरे में अपनी शादी होने के बाद आई थी वहीं पर ही रात को सोती थी और मेरे सास ससुर का कमरा अलग था, जबकि मेरी देवरानी अपने कमरे में सोया करती थी। मेरी अपने पति से हर रोज फोन पर बात होती थी। मेरे पति ने कहा था कि शिवानी से पूछने की कोशिश करो कि आखिर वो बच्चा किसका था, मगर मैं अपनी देवरानी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। इसलिए मैंने अपने पति से कह दिया था कि ये बच्चा जिस किसी का भी था, अब उसने अबॉर्शन करवा लिया है, इसलिए हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। वैसे भी वो बेचारी अपने मायके नहीं जाना चाहती और उसके घर वाले भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो हमें उसके साथ किसी तरह की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मुझे शुरू से ही अपनी देवरानी से बहुत हमदर्दी रही थी, इसलिए मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती थी। वो एक सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी। बेचारी की जिंदगी में शुरू से ही कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे जब एक दिन सुबह के टाइम पर मैं अपनी देवरानी के कमरे में गई और मैंने उसे बेहोश देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया था कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और इस बार मुझे अपनी देवरानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो किसके साथ अपना मुंह काला करा रही थी? आखिर कौन था जो बार बार उसके साथ ये सब कर रहा था? घर आने के बाद मैंने फिर से देवरानी से पूछा कि आखिर अब ये किसकी हरकत है, क्योंकि मैं खामोशी से अपनी देवरानी को लेकर उसके कमरे में आ गई थी। मैंने अपनी सास को अभी तक ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब की बार अगर मेरी सास को पता चल गया कि मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है तो वो उसे घर से बाहर निकाल देंगी। मैंने अपनी देवरानी से कहा कि ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा प्रेग्नेंट होना किसी बड़ी मुसीबत की निशानी है। आखिर तुम चाहती क्या हो कि पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाए? तुम्हारे पति को मरे हुए 9 महीने गुजर गए और इन 9 महीने में तुम 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो। मुझे तो लगता है कि तुम जिस लड़के से प्यार करती थी अभी भी तुम उससे ही कांटेक्ट में हो, या फिर तुम किसी और से प्यार करती हो। देखो, हम लोगों की इज्जत के साथ मत खेलो। अगर तुम किसी से प्यार करती हो और उसके साथ शादी करना चाहती हो तो तुम शादी कर सकती हो।
हम लोगों ने पहले भी तुम्हारी शादी करवाई है, अब जल्दी से बताओ कि आखिर ये बच्चा किसका है। देखो, मैं बार बार तुम्हारी कमियों को छुपा नहीं सकती। मैं इतनी बातें कह चुकी थी, फिर भी मेरी देवरानी खामोश थी। मुझे उसकी खामोशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। तुम तो हमारी बेइज्जती करवाना चाहती हो, तुम्हें तुम्हारे मायके ही भिजवा देना चाहिए। मैं अभी मम्मी जी से बात करके तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आती हूँ। मेरी बात सुनकर एकदम से वो मेरे पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि भाभी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे घर वाले मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि मेरे घर वाले गरीब ज़रूर हैं मगर बहुत ख़ानदानी लोग हैं। अगर हमारे परिवार में कोई लड़की या लड़का मोहब्बत करने के बारे में सोचता भी है तो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखा जाता। यही वजह है कि मेरे घर वाले भी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा तो फिर तुम मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है, आखिर तुम हम लोगों से क्या छुपा रही हो। तो वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी भाभी मेरी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हमारे ससुर जी हैं। इससे पहले मेरे पेट में जो बच्चा था वो भी मेरे ससुर जी का ही था और अब की बार भी सबकी वजह मेरे ससुर ही हैं। और मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम क्यों झूठ बोल रही हो, तुम जानती हो ना कि हमारे ससुर जी कितने अच्छे हैं। कभी भी उन्होंने हमारा नाम लेकर हमें नहीं पुकारा, हमेशा वो हमें बेटी ही कहकर बुलाते हैं। तुम इतने अच्छे इंसान की बुराई कैसे कर सकती हो, और फिर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम सच सच क्यों नहीं बताती कि जिस लड़की से तुम प्यार करती थी आज भी तुम उसके ही कांटेक्ट में हो और दोनों बार ही तुम उसके बच्चे की माँ बन चुकी हो। क्या तुम उससे मिलने जाती हो या फिर उसे घर में बुलाती हो, बताओ मुझे। मेरी बात पर मेरी देवरानी कहने लगी भाभी मैं जानती थी आप क्या मेरी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, तभी तो मैं इतने समय से खामोश थी और सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसने मुझे बताया कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति के अंदर कुछ कमी थी जिसकी वजह से मैं उसके बच्चे की मां नहीं बन पा रही थी, लेकिन मैं फिर भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरे पति का चोरी छुपके इलाज चल रहा था जिसके बारे में हमने कभी किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन फिर मेरा पति ही इस दुनिया से चला गया। मेरे पति की मौत पर आप और भैया यहाँ पर आए थे। आपने मुझे समझाया था, मुझे संभाला था, मुझे हिम्मत दी थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने लगी थी और आप अपने मायके कुछ दिनों के लिए चली गई थी। आपके पीछे मेरे ससुर मुझ पर गंदी नज़र डालते थे। उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया था कि मैं उनके बेटे की विधवा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए वो मेरी खूबसूरती का फ़ायदा उठाना चाहते थे। एक दिन मम्मी जी अपने कमरे में दोपहर के टाइम पर खाना खाने के बाद सो गई थी, जबकि ससुर जी मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने मुझसे चाय बनाने के लिए कहा था। उनके कहने के मुताबिक मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई थी। जैसे ही मैंने उनको चाय थमाई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने उनकी हरकत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर अगले दिन मेरी सास अपनी बेटी के घर गई थी और मुझे खाना बनाने के लिए कह गई थी। हालांकि उस समय मेरे ससुर घर पर नहीं थे। पता नहीं मम्मी जी के घर से निकलते ही वो कहाँ से आ गए थे और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी मगर उन्होंने बंद कमरे के अंदर मेरी इज्जत को रौंद दिया था और ये भी नहीं सोचा कि मैं उनके बेटे की विधवा हूँ। उन्होंने मुझे डरा दिया था कि अगर मैंने इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो वो मुझे जान से मार देंगे। उनका कहना है कि जब तक तुम मेरे बेटे की पत्नी थी तब तक तुम इस घर की बहू थी। अब मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका है, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता हूँ। तुम्हारी सास से तो मेरा दिल भर चुका है, मगर तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए हर रात तुम्हें अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरा इंतज़ार करना होगा। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इस घर से निकलवा दूंगा, फिर तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दिया जाएगा। मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं अपने मायके चली गई तो मेरे घर वाले मेरी नौकरों से भी बदतर हालत कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मोहब्बत करने वाले लोगों को इसी तरह से सज़ा दी जाती है। इसीलिए मैं खामोशी से अपने ससुर की बात मानती रही। जब रात को मम्मी जी सो जाती हैं तो पापा कमरे का खुला दरवाज़ा देखकर कमरे में आ जाते हैं और फिर मेरे साथ वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये बात कहकर मेरी देवरानी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी भाभी इस बार भी सबके जिम्मेदार पापा ही हैं। जब आप सब लोग रात को सो जाते हो तब वो आधी रात के बीच मेरे कमरे में आकर मेरे साथ गलत हरकत करते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप मेरे कमरे में ही छुप जाना, आपको यकीन आ जाएगा।
अपनी देवरानी की सारी बातें मुझे अभी भी झूठ लग रही थी। मुझे तो यही लगता था कि वो जिस लड़की से प्यार करती थी उसी लड़की के साथ वो गलत काम कर रही थी और इल्ज़ाम मेरे ससुर पर लगा रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं आज रात उसके कमरे में छुपकर देखूंगी कि क्या सच में पापा जी ही कमरे के अंदर आकर उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं या फिर कोई और। अगर मेरी देवरानी गलत साबित हुई तो मैंने ठान लिया था कि मैं इसे इस घर से निकलवा कर ही रहूंगी। मैं अपनी देवरानी की बात पर खामोश हो गई थी और अपने कमरे में आ गई थी। ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग दर्द कर रहा था। इसलिए आधी रात के समय जब मेरी देवरानी सो गई तो मैं पहले ही उसके कमरे में आकर खामोशी से छुप गई थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे अभी उसके कमरे में किसी के आने का इंतजार करते हुए 5 या 10 मिनट ही गुजरे थे, तभी अचानक कमरे के अंदर कोई इंसान दाखिल हुआ था। लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी देवरानी सच कह रही थी। कमरे के अंदर कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर ही आए थे। मेरी देवरानी सो रही थी जब उन्होंने उसको नींद से जगाया और कहने लगे कि अब तुम माँ बनने वाली हो और इस बच्चे को जल्द ही खत्म कर दो। इससे पहले तो तुमने मुझसे बचने के लिए दूसरी शादी कर ली थी, अब तो तुम्हारी कोई दूसरी शादी भी नहीं करवा सकता। कल ही जाकर इस बच्चे को खत्म कर देना। अब चलो जल्दी से मुझे खुश कर दो। शिवानी बार बार मेरे ससुर के आगे हाथ जोड़ रही थी और कह रही थी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी आपकी वजह से नरक बन गई है। मेरे ससुर फिर भी उसके करीब जा रहे थे। तभी अचानक मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी और मेरे ससुर मुझे देखकर चौंक गए थे, क्योंकि उनकी सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने खुलकर आ गई थी। मैंने शोर मचा मचाकर अपनी सास को भी कमरे में बुला लिया था। मेरी सास कमरे में आई तो कहने लगी कि आधी रात को किस बात का शोर मचाया हुआ है। जब मैंने उनको उनके पति की हकीकत बताई तो उन्हें भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे ससुर ने अपनी बातों से मेरी सास को यकीन दिलाया था कि मैं और शिवानी झूठ बोल रहे हैं। हालांकि मेरे सास ने अपने पति पर ही यकीन किया था और इस तरह से मैं और शिवानी झूठे साबित हो गए थे। अब मुझे यकीन आया था कि मेरे ससुर इतने दिनों से शिवानी की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। यही वजह है कि वो क्यों खामोश थी और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें सच्चाई क्यों नहीं बता रही थी। मेरे ससुर बहुत चालाक आदमी थे। जिन्हें मैं अच्छा समझती थी वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मैं जानती थी ये बात मैं अपने पति को बताऊंगी तो वो भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इल्ज़ाम उनके पिता पर ही आ रहा है और कोई भी औलाद इतनी आसानी से अपने पिता पर गलत इल्ज़ाम लगते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने फ़ौरन ही अपने पति को घर बुलाया था और कहा था कि आप जल्द से जल्द घर आ जाइए। इस दौरान मैं अपनी देवरानी को लेकर अपने मायके चली गई थी और उसे भरोसा दिलाया था कि मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगी, तुम्हारे साथ जिसने गलत किया है उसे सज़ा भी दिलवाऊंगी। आखिरकार मैं एक पुलिस वाले की पत्नी हूँ। मेरी बात पर शिवानी ने कहा था, भाभी, भैया कभी भी अपने पिता पर लगते हुए इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्हें कभी हमारी बात पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया था। मेरा पति जैसे ही घर आया तो मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी सोच के मुताबिक मेरे पति ने हम दोनों को बहुत डांटा था और कहा था कि तुम मेरे पिता पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जबकि मेरी सास भी पहले ही मेरे पति से हम दोनों की शिकायत कर चुकी थी। मैंने अपने पति से कहा था, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो फिर क्यों ना टेस्ट करवा लिया जाए कि शिवानी के पेट में जो बच्चा है वो मेरे ससुर जी का ही है। मेरा पति इस टेस्ट के लिए तैयार हो गया था, जबकि मेरे ससुर से जब टेस्ट करवाने के लिए कहा गया तो वो टेस्ट नहीं करवाना चाहते थे। मगर जब उनके बेटे ने उन्हें तैयार किया तो वो जैसे तैसे राजी हो गए थे। हम दोनों बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि ससुर जी को सज़ा होनी चाहिए, उनकी गलती सब लोगों के सामने आ जानी चाहिए। और फिर ऐसा ही हुआ था। रिपोर्ट से पता चल गया था कि शिवानी के पेट में पलने वाला बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे ससुर का ही है। मेरे ससुर ही हैं जो शिवानी के साथ कई बार गलत काम कर चुके हैं। ये सारी सच्चाई खुलकर मेरे पति और मेरी सास के सामने आ गई थी। मेरी सास तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जबकि मेरे ससुर अपने बच्चों के सामने बेहद शर्मिंदा हो रहे थे। मेरे पति ने कहा था कि उनके पिता को सज़ा होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और फिर मेरे ससुर को अरेस्ट कर लिया गया। मेरे ससुर के अरेस्ट होते ही अगले दिन मेरी सास इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और फिर न जाने शिवानी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका भी मिसकैरेज हो गया और वो इस बच्चे से आज़ाद हो गई थी। इस तरह हमारी ज़िंदगी में एक से एक नए तूफान आते रहे और फिर जब कुछ दिन गुजर गए तो मेरे पति ने शिवानी को और मुझे अपने साथ मुंबई ले जाने का फैसला कर लिया था।
मेरे पति बहुत अफसोस में थे कि उनके पिता ने ये सब कर दिया था। मेरे पति एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे ससुर अपने बेटे से बहुत माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मेरे पति ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि मेरे ससुर ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कुछ दिनों बाद हम लोग मुंबई आ गए थे और मुंबई आने के बाद मेरे पति ने शिवानी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी थी। हम लोग मुंबई शहर में थे, इसलिए शिवानी के बीते हुए कल के बारे में कोई नहीं जानता था। इस तरह शिवानी को एक अच्छा हमसफर मिल गया था और अब वो अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है, जबकि मैं भी अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे आज भी अफसोस होता है कि मेरे ससुर ने अपनी बेटी जैसी बहू के साथ इतना गलत किया कि उनको सजा हो गई और ये सदमा उनकी पत्नी बर्दाश्त न कर सकी। इस तरह हमारा पूरा परिवार बिखर कर रह गया। शिवानी के ससुराल वालों को मैंने यही बताया है कि वो मेरी बहन है। अगर उन लोगों को हमने ये बता दिया कि वो मेरी देवरानी है तो वो लोग उसकी कहानी जानना चाहेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शिवानी के साथ पहले जो हो चुका है उसकी वजह से उसकी नई जिंदगी पर कोई असर न पड़े। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे शिवानी के माता पिता पर होता है, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के बाद कभी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। आखिर ये कैसे लोग थे जो मोहब्बत करने की अपनी बेटी को इतनी बड़ी सज़ा दे रहे थे। उस बेचारी ने अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें सही थी, मगर फिर भी उसके माता पिता को अपनी बेटी की किसी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं हुआ और उसे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ दिया। ये तो अच्छा है कि मुझे हमेशा से ही शिवानी की तरफ से हमदर्दी रही थी, इसलिए मैं उसका हमेशा साथ देती रही। अगर मैं भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती तो शायद वो बेचारी मेरे ससुर की शिकार बनती रहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह हिम्मत जताकर ऐसे लोगों की मदद करें जो लोग बेबस हो जाते हैं और अपनी बेबसी की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं। आप लोग भी लोगों की मदद करना सीखिए। जो लोग इंसाफ चाहते हैं उन्हें इंसाफ दिलाइए, ताकि आने वाली ज़िंदगी में आपके साथ अगर कुछ गलत हो तो भगवान आपके लिए भी रास्ता आसान कर दे और आप अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। इस बात को अब 7 साल गुजर चुके हैं। मेरे पास भी एक 5 साल का बेटा है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, जबकि शिवानी के 2 बार मिसकैरेज हो जाने की वजह से उसके पास अभी तक कोई बच्चा नहीं है और उसने अभी हाल फिलहाल में अपने पति को अपनी पूरी कहानी बता दी। इस दुनिया में अगर कुछ बुरे लोग भी हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। शिवानी का पति बहुत अच्छा है, उसने उसकी सारी बात को इग्नोर करते हुए शिवानी को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है और उसे उसके बीते हुए कल से कोई मतलब नहीं है और वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।